नमस्कार दर्शकों, गुड इवनिंग, प्रणाम, नमस्कार। एंड इलेक्शन सीजन है और इलेक्शन सीजन में हम लेकर आए हैं एक नया शो जिसका नाम है पब्लिक मंच। मंच पर हॉट सीट पर मेरे साथ हैं प्रशांत किशोर जिन्होंने एक पद यात्रा और एक नया एक्सपेरिमेंट किया है जन सुराज के साथ। और जन सुराज जो जनता में से लोगों को चुनेगा ये देखने के लिए कि पुरानी पॉलिटिक्स से नई पॉलिटिक्स की तरफ ये देश कैसे जा सकता है। तो प्रशांत किशोर जी, आपका स्वागत है पब्लिक मंच पर। लॉन्च के आप पहले अतिथि हैं और हमारी बस छोटी सी दरखास्त है। दरखास्त ये है कि पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप नंबर क्रंचर हैं, आप पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, या अब आप इस पदयात्रा के साथ एक नए जन नायक बनने जा रहे हैं? नहीं, बिहार के बेटे हैं। पहले यूएन ऑफिशियल थे, फिर 10 साल पॉलिटिकल एड थे और अब बिहार में जाकर एक नई व्यवस्था बनाने वाला, प्रयास करने वाला एक व्यक्ति हूँ, जिसकी एक सोच है कि अब पिछले 15-20 साल में जो कुछ सीखा समझा उसको यूज़ करके, उसका इस्तेमाल करके बिहार की जनता के साथ मिलकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे बनाई जा सकती है। राजनीतिक व्यवस्था, चुनाव का सीजन है, तो चुनाव के सीजन में हमेशा सबके दिल में और दिमाग में एक ही सवाल होता है, और सवाल ये होता है कि सरकार किसकी बनेगी, सीटें किसको कितनी आएंगी। और ये खेल तो नहीं कहूंगी, पर ये कैसे होता है, बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, ये आपने बहुत करीब से देखा है। तो सबसे पहले तो पूछना चाहूंगी आपसे, अब की बार 400 पार एक तरफ का नारा है, दूसरी तरफ है जाति जनगणना। नैरेटिव कौन सा ज्यादा पावरफुल है और आपको अगले 8 हफ्तों में क्या होता नजर आ रहा है? नहीं, अगले 8 हफ्तों में क्या होगा इसका अनुमान लगा पाना तो मुश्किल है। जातीय जनगणना तो निश्चित तौर पर नैरेटिव नहीं है। 400 पार तो एक नारा है, एक वॉर क्राई कह सकते हैं, गोल सेटिंग कह सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी एंड एनडीए, लेकिन वो भी पब्लिक का नैरेटिव नहीं है, वो तो बीजेपी का अपना स्लोगन है। तो आपका जो सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि जातीय जनगणना नैरेटिव का हिस्सा है। नैरेटिव नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी की कार्यशैली है, उनके सरकार ने जो अचीव किया या अचीव नहीं किया वो है, उनकी अपनी विचारधारा है, उनके काम करने का तरीका है, वो आगे क्या कर सकते हैं उस पर जनता का अपना असेसमेंट, जजमेंट है। चुनाव उसके इर्द गिर्द होगा। चुनाव न 400 के पार और 400 के नीचे पर है, न जातीय जनगणना पर है। चुनाव नरेंद्र मोदी पर है, उनकी विचारधारा, उनकी कार्यशैली, उनके अचीवमेंट्स, उनके लैक ऑफ अचीवमेंट्स, उन्होंने जो किया और नहीं किया और जो आगे के बारे में बता रहे हैं, उस पर जनता जो निर्णय लेगी। मुझे लगता है चुनाव का नैरेटिव उसी के इर्द गिर्द होना है। लेकिन आपके एक और साथी हैं जो एक और पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा तो नहीं, पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, और वो आजकल कुछ एंग्री यंग मैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की बात कर रही हूँ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, विच इज़ द भारत जोड़ो यात्रा 2.0 जो उनकी चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? और इस यात्रा, पहली यात्रा के बाद तेलंगाना में उन्हें जीत मिली, कर्नाटक में जीत मिली, इस यात्रा के बाद हाउ डू यू सी राहुल गांधी इन दिस इलेक्शन सीजन? देखिए, इस पर मैंने पहले भी टिप्पणी करी हुई है। यात्राओं का एक अपना महत्व है। यात्रा चाहे आप पैदल करें, गाड़ी से करें, हेलीकॉप्टर से करें, पब्लिक कनेक्ट, पब्लिक आउटरीच, जो भी पब्लिक सर्विस में है, पब्लिक डोमेन में है, उसको तो करना ही है। अगर आप वैसा कोई प्रयास करते हैं तो उसका निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ फायदा आपको होगा। लेकिन यात्रा का जो फायदा है वो चुनावी परिणाम में असर, उसका इफेक्ट हो जाए, ये जरूरी नहीं है। इस देश में सबसे चर्चित जो यात्रा रही है वो आडवाणी जी की सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा रही। उस यात्रा ने आडवाणी जी को घर घर
उनके नाम को पहुंचाया, राम मंदिर को मुद्दा बनाया, भाजपा को उनके ग्रासरूट पर कैडर बनाने में मदद करी, पर से उस यात्रा से भाजपा चुनाव नहीं जीत गई। तो यात्राएं जब आप करते हैं तो आपकी खुद की समझ बेहतर होती है, पब्लिक को आपको करीब से देखने, जानने, समझने का अवसर मिलता है, लेकिन उससे आप चुनाव जीत जाएं ये जरूरी नहीं है। जहां तक राहुल जी की ये यात्रा का सवाल है, जैसा कि आपने देखा पहली बार उन्होंने जो यात्रा की उसका फायदा उनको कर्नाटक में अपेरेंटली और तेलंगाना में शायद मिला, लेकिन उसी यात्रा का फायदा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में नहीं मिला। तो जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि उससे राहुल गांधी को कुछ फायदा हो सकता है, लोग उनके बारे में बेहतर समझ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन वो चीज आपके इलेक्शन के परिणाम में कन्वर्ट हो जाए उसके लिए और कई फैक्टर आपके पक्ष में होने चाहिए। ये जो अभी यात्रा, सेकेंड यात्रा उन्होंने करी है, इसका कोई बहुत बड़ा असर मुझे नहीं दिख रहा है। उसकी एक मेन वजह यह है कि इस यात्रा की टाइमिंग गलत है। मैं पहला आदमी हूं जिसने ये पब्लिकली आज से महीने भर पहले शुरू किया कि जिस किसी ने भी इनको सुझाव दिया है इस यात्रा को करने के लिए, तो यात्रा की मेरिट, फॉर्मेट, इम्पैक्ट को छोड़ दीजिए, शेयर टाइमिंग जो है वो गलत है। इसलिए गलत है कि आप यात्रा कर रहे हैं कांग्रेस के लीडर के तौर पर, और इसी बीच में आपने इंडिया अलायंस भी बनाया। तो इंडिया अलायंस का अगर यात्रा होता तो इंडिया अलायंस के सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के पार्टिसिपेंट होते, वो है नहीं, और यात्रा आप कर रहे हैं कांग्रेस के लीडर के तौर पे, और आप इंडिया अलायंस के की कंपोनेंट के एक तरह से कर्णधार हैं, कैटलिस्ट हैं। तो ये तो ऐसे हो गया कि आप मल्टी कंट्री आर्मी को लीड कर रहे हैं, और जब लड़ाई का समय आया तो जो मल्टी कंट्री आर्मी है उसका जो कमांडर इन चीफ है वही हेडक्वार्टर को छोड़कर कहीं बाहर है। नतीजा क्या होगा? पूरी आर्मी की स्ट्रेटजी, उनका काम करने का तरीका, वो सब गलत हो जाएगा। वही हो रहा है जब राहुल जी को, क्योंकि कांग्रेस वो चला रहे हैं, कांग्रेस के नेता वो हैं, इंडिया में कोई बड़े निर्णय हो नहीं सकते जब तक उनकी सहमति ना हो। तो जब उनको हेडक्वार्टर पे होना चाहिए, उनको अलायंसेस फिक्स करने चाहिए, सीटों के निगोशिएशन को तय करना चाहिए, नैरेटिव पे काम करना चाहिए, किनको टिकट मिलेगा इसको तय करना चाहिए, रिसोर्स कहाँ से आएगा इस पर तय करना है। ये ना करके आप मणिपुर में घूम रहे हैं, नागालैंड में घूम रहे हैं, बिहार में घूम रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली दोनों तरह से ये गलत मूव है, टाइमिंग के हिसाब से। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि पहले दौर में उनको कुछ सफलता मिलती दिखी, लेकिन ये जो सेकेंड राउंड की उन्होंने ये यात्रा शुरू की है, इसमें ट्रैक्शन कम और परेशानी ज़्यादा दिख रही है। और हर 4 दिन 5 दिन के बाद उनको या तो यात्रा रोकनी पड़ रही है, या फिर कभी केरल जा रहे हैं, कभी कैम्ब्रिज जा रहे हैं, कभी दिल्ली आ रहे हैं, क्योंकि वो ये समय नहीं है जब आप यात्रा करके अपने बात को नीचे जमीन पर पहुंचा सकें या अपने लड़ाई को आगे बढ़ा सकें। राहुल गांधी कुछ मुद्दे तो उठा रहे हैं। उनका कहना है, एक पत्रकार से उन्होंने पूछा कि आप कौन सी जाति से हैं, आर यू एन ओबीसी, आपका मालिक कौन सी जाति से है, आप दलित के बारे में क्या सोचते हैं, और ना कोई मालिक दलित है, ओबीसी है। फिर वो अगर राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं तो उसमें कहते हैं कि वहाँ अडानी अंबानी जा रहे हैं, वहाँ ऐश्वर्या राय डांस कर रही हैं, वहाँ कोई दलित ओबीसी नहीं जा रहा। और वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग इस देश में जय श्री राम करते रहेंगे, आप लोग वोट कैसे देना है, मुद्दे कौन से उठाने हैं, ये आप में समर्थ नहीं है। ये जो एंगर है, ये जो गुस्सा है राहुल गांधी का, ये पब्लिक किस कॉन्टेक्स्ट में देखे? देखिए, हर आदमी का अपना तरीका है। अब उनकी टीम ने, उनके जो सलाहकार हैं या उनके जो भी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने ये तय किया है कि इन बातों को वो उठाना चाहते हैं। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस जैसे या किसी भी राष्ट्रीय दल को जाति के आधार पर बहुत बड़ी राजनीति करने का अगर कोई दल प्रयास करेगा तो उसको नुकसान होगा। क्योंकि क्षेत्रीय दलों के लिए तो ये फिर भी ठीक है, क्योंकि आप अपने एक क्षेत्र विशेष की, एक राज्य विशेष की बात कर रहे हैं, किसी एक जाति या जाति समूह के पक्ष या विरोध में आप बात कर सकते हैं। जब नेशनल पार्टियां, नेशनल लीडर्स जाति के आधार पर बात करना शुरू करेंगे तो उसमें इतने इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कि संभव है कि कहीं पर ओबीसी आपके साथ है, कहीं पर ओबीसी आपके साथ नहीं है। लेकिन अगर आप नेशनल लीडर के तौर पे ये बात करना शुरू करेंगे तो कुछ जगह पे फायदा हो सकता है और कुछ जगह पे बहुत नुकसान भी हो सकता है। कांग्रेस को इससे, कांग्रेस जैसे दल को, मेरी अपनी समझ है, बचना चाहिए। जातीय जनगणना होना चाहिए, उसको
साइंटिफिक बेसिस पे उस पर निर्णय हो, बात हो, वो सब ठीक है, लेकिन उसको चुनाव का मुद्दा बना देना, कांग्रेस अगर उसको अपना सेंट्रल थीम, सेंट्रल मुद्दा बनाएगी तो उसका नुकसान होगा। मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरह का कांग्रेस ने पुश इस मुद्दे को किया, उसका उनको नुकसान हुआ इलेक्टोरल, और वो अगले कुछ महीने के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद उनको दिखेगा। जैसे 2019 में उन्होंने राफेल के मुद्दे को, चौकीदार चोर है को बड़ा मुद्दा बनाया, चुनाव परिणाम के बाद उनको लगा कि इस मुद्दे का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ। उसी तरह मुझे लग रहा है कि ये जातीय जनगणना वाला जो मुद्दा है, अगर इसको बहुत ज्यादा पुश करेंगे तो कोई खड़ा होकर ये पूछ सकता है कि भाई 60 वर्ष तो आप भी तो सरकार में थे, तो आपने क्यों नहीं कराया? आप जिस ओबीसी की बात कर रहे हैं, उस ओबीसी समाज, ईबीसी समाज के लोग या दलित समाज के लोगों के लिए आपने क्या किया, ये आप बता दीजिए। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत पोटेंट मुद्दा नहीं है जिसका कि इलेक्टोरल कोई फायदा हो सकता है। डेफिनेटली नॉट इन शॉर्ट टू मीडियम रन, नॉट इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म, और इलेक्शन शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ही है। लेकिन आपने कहा इंडिया अलायंस के साथ बातचीत करनी चाहिए। मे बी द कांग्रेस कैन टर्न अराउंड एंड से हमने अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके 17 सीटें ले ली हैं, तो हमारी तो सक्सेस है। आम आदमी पार्टी के साथ भी दिल्ली में कम से कम 4 और 3 पर मामला सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। इज दिस अ सक्सेस? ये तो मीडिया का ऑब्सेशन है कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं और कौन इसका चेहरा बनेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस बनना शुरू हुआ जून में। सिर्फ दलों के और नेताओं के एक साथ बैठने से, एक साथ बैठकर चाय पीने से या स्टेटमेंट देने से कि हम लोग साथ में हैं और साथ में चुनाव लड़ना चाहते हैं, या उनके प्रेस वार्ता करने से पब्लिक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पब्लिक पे फर्क तो तब पड़ेगा जब उस अलायंस का कोई नैरेटिव, कोई एजेंडा सामने आएगा जो कि पब्लिक का, जिससे सरोकार हो। ये सिर्फ कह देने से कि हम लोग सब साथ में लड़ रहे हैं, अगर आपने सीट अलायंस कर भी लिया, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई सारे दल साथ में आए और उन्होंने 1977 में इंदिरा जी को हरा दिया। मैं बार बार कहता हूं कि 1977 में सब दल साथ में आकर इंदिरा जी को इसलिए हरा पाए क्योंकि उससे पहले इमरजेंसी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उससे पहले जेपी का आंदोलन था। उस आंदोलन और इमरजेंसी के पृष्ठभूमि में जब दल साथ में आए तो उनको चुनावी सफलता मिली। अगर इमरजेंसी नहीं होता, अगर जेपी का आंदोलन नहीं होता और सारे दल साथ में आ जाते तो क्या वो इंदिरा जी को हरा पाते? शायद नहीं कर पाते। यही आपने देखा 1985-86 के दौर में जब बीपी सिंह के नेतृत्व में एक बड़ा अलायंस बना, सारे दल साथ में आए, भाजपा, लेफ्ट सब साथ में आए, लेकिन दल बाद में साथ में आए। पहले बोफोर्स मुद्दा बना, भ्रष्टाचार मुद्दा बना, उस मुद्दे पर देश में एक माहौल बना। उस माहौल के बाद जब राजनीतिक दल और पार्टी लीडर सब साथ में आए तो उसको चुनावी सफलता मिली। व्हाट इंडिया अलायंस इज ट्राइंग टू डू इज कि पहले लीडर्स को इकट्ठा कर लो, दलों को इकट्ठा कर लो और उसके बाद नैरेटिव बना लेंगे। तो वो मुझे लगता है कि इट इज लाइक पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। टाइम है और इज इट टू लेट? डू यू थिंक इंडिया अलायंस वाकई में एक पोटेंट अलायंस है जो मोदी को चुनौती दे सकती है? दे सकता था, लेकिन उन्होंने सही समय पर इसको बनाया नहीं, और जब बनाया उसके बाद जिस सिंसियरिटी से उस आइडिया पर, उस नैरेटिव पर काम होना चाहिए था, वो काम हुआ नहीं। इन्होंने बनाया जून 2023 में। कई लोग हम लोग सुनते हैं पब्लिक डोमेन में कि मोदी जी ने राम मंदिर का जो ये समारोह था एकदम टाइम्ड टू परफेक्शन की जनवरी में किया ताकि चुनाव में उसका लाभ उठा सके। मान लीजिए कि इस बात को एक बार को सही मान लें कि चुनाव के लाभ के नजरिए से ही ये पूरा मंदिर का काम किया गया, लेकिन ये वो कर इसलिए पाए कि 3 साल या 4 साल पहले उन्होंने ये सोचा होगा कि मंदिर का निर्माण इस गति से कराओ कि वो जनवरी 2024 में हम इसको कर पाए। मतलब वो 3 साल 4 साल पहले से अपनी 24 की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप उनसे लड़ रहे हैं, विरोधी, राजनीतिक विरोधी है, तो आपको भी सोच के रहना है कि भैया मंदिर वाला मुद्दा आएगा 24 से पहले, भाजपा, मोदी जी उसको भुनाने की कोशिश करेंगे। तो इनको भी तो तैयारी 3 साल पहले से सोच के करनी चाहिए थी। ये 3 साल बैठे रहे। अब चुनाव के 6 महीने पहले उठ के इंडिया अलायंस बनाया। अब अलायंस बनाने के बाद भी उनका आप वर्किंग आवर देखिए। इंडिया अलायंस की जो 4 बैठकें हुई हैं जून से लेकर अभी हम लोग बैठे हुए फरवरी एंड में, कुल 4 इनकी बैठक हुई। वर्किंग आवर आप मिलाकर अगर देखेंगे, अगर 2-2 दिन भी है तो 10 दिन, 7-8 दिन का टोटल काम हुआ है। अगर ये जेन्युइनली सीरियस थे, किसी वजह से लेट बना अलायंस,
तो किसने रोका था कि जून के महीने में ही 7 दिन तक लगातार ये नेता एक साथ बैठे होते? जितना काम अभी हो रहा है ये काम जून में हो गया होता। जिस यूपी अलायंस की आप, आम आदमी पार्टी अलायंस, महाराष्ट्र की अलायंस की बात आप आज कर रहे हैं, अगर ये मार्च में, अगर आपने पिछले साल जून में कर लिया होता तो जरूर थोड़ा आपको फायदा होता। कितना होता उस पर डिबेट हो सकता है, लेकिन कुछ फायदा तो जरूर होता। अगर राहुल गांधी यूरोप 7 दिन जा सकते हैं तो 7 दिन बैठकर इंडिया अलायंस क्यों नहीं खत्म? उसके सारे जो आयरनिंग आउट जिन विषयों पर करनी थी उसी समय कर लेते। कांग्रेस ने यह किया कि इंडिया अलायंस बन गया, उसके बाद इनको सफलता मिल गई कर्नाटक में, तो इन्होंने सोचा पहले जितने राज्य के इलेक्शन हैं ये हो जाए, इसमें इनका अनुमान था कि इनको बहुत बड़ी जीत मिलेगी। तो वहाँ वन अपमैनशिप था कि अगर हमें जीत मिल गई तो हम इंडिया अलायंस को डिक्टेट कर पाएंगे या उसकी लीडरशिप हमारे पास रहेगी, उसको हम अपने टर्म पर चला पाएंगे। इस चक्कर में जून से लेकर दिसंबर तक इन्होंने कुछ किया नहीं। जून में नतीजे उल्टे आ गए। अब जनवरी में ना माया मिली ना राम, समय भी हाथ से निकल गया, दूसरे आपकी बात सुन भी नहीं रहे और आपकी अपनी इलेक्टोरल हालत खराब हो गई। तो जब आपके एफर्ट में ईमानदारी नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा होगा ही होगा। और परीक्षा आपके 6 महीने के बाद है, अब आप पूछ रहे हैं भाई क्या करें तो जीते। भाई अब कुछ नहीं कर सकते हो। जब साल भर आपने पढ़ाई नहीं की तब तो आप भगवान भरोसे ही गेस पेपर पढ़ के जाइए और ये होप कीजिए कि शायद जो सवाल आपने पढ़ा है वही आ जाए तो आप पास हो जाइएगा, नहीं तो आपको आपका रिजल्ट तो आपके फेवर में नहीं आने वाला है। तो चलिए, हम एसआरसीसी में बैठे हैं तो पढ़ाई और एग्जाम्स की बात हुई है, तो बच्चों के बीच में से यहाँ स्टूडेंट्स हैं एसआरसीसी के, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। बहुत से हाथ उठ रहे हैं। पहला सवाल वहाँ पीछे जी। फार्मर्स का एक प्रोटेस्ट चल रहा है, तो मेरा पर्सनल एनालिसिस भी है और मैं आपका भी जानना चाहूँगा कि क्या वो पॉलिटिकली बैक्ड है या जेन्युइनली डिमांड है उनका एक मूवमेंट? नहीं, देखिए, कोई भी बड़ा आंदोलन होगा तो उसमें पॉलिटिकल फोर्सेस तो पार्टिसिपेट करेंगे ही। तो ये कहना कि पॉलिटिकली बैक्ड है उसमें कोई गलती नहीं है, नाइदर इथिकली और अदरवाइज। फार्मर्स का मुद्दा बड़ा मुद्दा है और ये आज कोई नया नहीं है। पिछले कई सालों से फार्मर्स डिस्ट्रेस इस देश में बड़ा मुद्दा है, जिसको इस सरकार ने, मोदी सरकार ने सफिशिएंटली एड्रेस नहीं किया है। अब चूंकि कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट इसके इर्द गिर्द खड़ा नहीं किया गया है तो फार्मर्स अपने स्तर पे जो प्रयास कर रहे हैं वो आपको पिछले बार दिखा। उस समय सरकार को झुकना भी पड़ा, कानून वापस लिए इन्होंने, जो फार्मर्स के कानून, जो 3 फार्म रिलेटेड कानून बनाए गए थे। अभी फिर उसका दूसरा वर्जन हम लोग देख रहे हैं। आंदोलन इसलिए हो रहा है कि जमीन पर यह मुद्दा है, लेकिन सरकार के फेवर में 2 बातें। एक कि ये लोकसभा चुनाव के बहुत करीब हो रहा है, तो अब शायद इतना समय नहीं है कि इनको इलेक्टोरल उसका बहुत बड़ा नुकसान देश स्तर पर हो। और दूसरा, जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी भी लार्जली इट इज पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का फिनोमेना है, पैन इंडिया फिनोमेना नहीं बना है। दूसरे राज्यों के फार्मर आ रहे हैं, पार्टिसिपेट थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक के जो फार्मर हैं वो इसमें पूरी तरीके से इन्वेस्टेड नहीं है या पूरी तरीके से वो अपने राज्यों में एजिटेटेड नहीं है। लेकिन मेक नो मिस्टेक, 2 थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। फार्म डिस्ट्रेस बड़ा मुद्दा है, उसको सरकार साइड ट्रैक नहीं कर पाएगी। आज नहीं तो कल ये मुद्दा बनेगा मरेगा और देशव्यापी मुद्दा बनेगा। इन चुनावों में इसका बहुत बड़ा असर शायद न हो, अनलेस अगले 2 महीने में कुछ बड़ी बात हो जाए, बहुत फ्लेयर अप हो जाए। आप कह नहीं सकते, इन चीजों को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति दिख रही है, इट इज स्टिल लार्जली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी का मुद्दा दिख रहा है, जिसमें कि मुद्दा तो पूरे देश का है, लेकिन वहां के फार्मर, वहां के सोसाइटी इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हैं। पॉलिटिकल है कि नहीं है, अगर सरकार कुछ गलती कर रही है और समाज का कोई भाग, कोई हिस्सा उस पर एजिटेटेड है, आंदोलन कर रहा है, तो पॉलिटिक्स करने वालों की एक तरह से जिम्मेवारी भी है कि उसमें हिस्सा ले। इसमें दिक्कत क्या है? अगर आज बीजेपी विपक्ष में होती और फार्मर एजिटेट कर रहे होते तो बीजेपी भी उनके साथ जाती। मैं तो उसका उल्टा मानता हूं कि जितना पॉलिटिकल फोर्सेस को इसके पीछे ताकत लगानी चाहिए वो नहीं लगा रहे हैं, उनको लगाना चाहिए, ताकि ये हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी से बढ़कर दूसरे राज्यों में भी जो फार्मर हैं या फार्म ऑर्गेनाइजेशन है उनको संगठित किया जा सके या उनको एक साथ लाया जा सके। सरकार के लिए ये चिंता का कारण है। जितना मीडिया दिखा रही है कि ये मुद्दा ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके हाथ पांव फूल रहे होंगे, ये उनके लिए अच्छे साइन नहीं है। जो अभी हो रहा है ये अच्छा साइन नहीं है। नमस्कार प्रशांत जी,
मैं SRCC का स्टूडेंट हूँ, हनी देवल मेरा नाम है। नाम इसलिए बता रहा हूँ ताकि नेशनल न्यूज़ पे पहुँच जाए। एंड मेरे 2 प्रश्न हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी अपने हृदय की गहराइयों से बहुत सराहना करना चाहता हूँ। जो आपका जन स्वराज जो मूवमेंट है, मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, उसको फॉलो कर रहा हूँ। आपको 16-17 महीना हो गया उसको करते हुए, तो मैं उसकी बहुत सराहना करता हूँ अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे। अभी मैं सवालों पे आता हूँ। मेरा पहला प्रश्न तो जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट है, ये इसलिए ताकि यहाँ का जो नैरेटिव चल रहा है वो बैलेंस हो जाए, ताकि रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट भी कोई क्वेश्चन हो जाए। मेरा पहला प्रश्न ये है, जो भारतीय जनता पार्टी है वो जो युवा हैं उनको जॉब देने में इतनी सक्सेसफुल नहीं रही है, तो उसको ये पार्टी कैसे बैलेंस करती है इलेक्शंस में? यूपी में भी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, सेंट्रल लेवल पे भी कर जाते हैं, एंड ये भी नैरेटिव बताते हैं कि जो यंग पॉपुलेशन है वो काफ़ी है देश में। इस वोट को ये बैलेंस कैसे कर पाते हैं? पहला प्रश्न ये है। एंड दूसरा प्रश्न मेरा आपसे रिलेटेड ही है। पिछले 3-4 महीने में ये मैं काफ़ी नोटिस कर रहा हूँ ऑन ए पर्सनल लेवल कि आप बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे रहे हैं टीवी न्यूज़ चैनल्स वालों को। सो बुरा मत मानिएगा, बट मैं जानना चाहता हूँ कि आप रिलीवेंट रहने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन टाइम पे? थैंक यू। वेल, देखिए, सवाल तो सवाल आप है। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हम मीडिया वाले टफ सवाल पूछते हैं। नहीं, स्टूडेंट्स सवाल तो सवाल है, वो बैलेंस करने के लिए सवाल करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि सरकार जीत क्यों रही है? सरकार जीत इसलिए रही है कि जो लोग उनके विपक्ष में हैं वो अपने आप को संगठित नहीं कर पा रहे हैं, उस विपक्ष के जो वॉइस है उसको वो गैल्वेनाइज नहीं कर पा रहे हैं। आपने कहा कि अगर सारे लोग नाराज हैं तो सरकार जीत क्यों रही है? भाई, सरकार जब पिछली बार जीत कर आई 2019 में, 100 लोग जो वोट देने गए उसमें से 38 लोगों ने सरकार के पक्ष में वोट दिया, मोदी जी के पक्ष में वोट दिया, 62 लोगों ने नहीं दिया। तो मेजॉरिटी तो उस समय भी सरकार के से कन्विंस नहीं थी। तो अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है तो आज भी अगर वो नहीं देंगे, लेकिन वो जो 62 है वो किसी एक जगह नहीं है, वो बिखरा हुआ है, उसको कोई गैल्वेनाइज नहीं कर पा रहा है, इसलिए सरकार को उसका फायदा है। दूसरी बात आपने कही कि मैं रेलेवेंट होने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं तो रेलेवेंट था, मैंने अपने आप को इररेलेवेंट बना दिया है। मैं जो काम करता था उसको छोड़ दिया। 2 अक्टूबर 2022 से 2023 तक तो मैंने गाड़ी पर पैर नहीं रखा, मैं गांव से बाहर नहीं निकला। फिर लोगों ने ये कहा कि भाई 1 साल ये पूरी ईमानदारी शुद्धता से हो गया, अब पदयात्रा तो आपको 2 साल और करना है, कम से कम अपने अनुभव बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। तो कुछ लोग, जैसे नाविका जी भी वहाँ कैंप में आई थी, कभी कभी लोग यहाँ भी बुला लेते हैं, तो महीने में मैंने अब 4 से 5 दिन निकाले हैं कि मैं बाहर आकर उन लोगों से मिलूंगा जो जनसुराज के बारे में पूछना चाहते हैं या उस समझना चाहते हैं, मेरे अनुभवों से के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। मुश्किल ये है कि मैं आया हूं यहाँ जनसुराज की बात करने, लेकिन आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मोदी जी का क्या होगा, किसको वोट मिलेगा। तो आप तो उसी नजरिए से देख रहे हैं, मैं तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। मैं अपना काम कर रहा हूं और ये तय किया हुआ है कि 2 बरस लगे, 5 बरस लगे, 10 बरस लगे, काम मुझे वही करना है जो मैं बिहार में कर रहा हूं। लेकिन महीने में 4-5 दिन इसलिए निकाले हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग बात करना चाहते हैं, या तो जनसुराज के बारे में, या जो मैं कर रहा हूं, या मेरे जो पहले के एक्सपीरियंस है उन सबको, तो एक बार उनके लिए भी समय निकाल कर बात किया जा सके। रेलेवेंट अगर बने रहना होता तो मुझे कोई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दिया नहीं है कि आप दिल्ली छोड़ दीजिए, जाकर बिहार के गांव में रहिए। मुझे कोई सजा किसी ने दी नहीं है, ये तो मेरे खुद का चॉइस है कि मैं अब ये काम नहीं करना चाहता हूं, बिहार के गांव में रहना चाहता हूं और 3 साल 4 साल वो प्रयास करना चाहता हूं जो कि मुझे लगता है कि बिहार में आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। और उस हाइपोथेसिस को जमीन पर उतारने के लिए जो कुछ भी प्रयास हो सकता है वो प्रयास मैं कर रहा हूं। सफलता उसमें मिलेगी नहीं मिलेगी तो समय पर ही आपको पता चलेगा। इन बिटवीन लोकसभा का चुनाव है, तो नाविका जी का तो ये पूछना है भैया लोकसभा के चुनाव में क्या होगा, राहुल गांधी ने क्या बोला उस पर बताओ। राहुल गांधी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरी दिलचस्पी नरेंद्र मोदी में नहीं है, मेरी दिलचस्पी बिहार में को लेकर है, मेरी दिलचस्पी बिहार को बेहतर कैसे बनाया जाए इसको लेकर है। क्योंकि राहुल गांधी का भी देश में शासन रहा है और 10 साल से मोदी जी का भी शासन रहा है। दोनों ही शासन में बिहार तो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा ही राज्य रहा हुआ। अभी लड़के यहाँ मिले, सब बता रहे हैं भैया हम बांका से हैं, हम बिहार से हैं, कुछ ऐसा बिहार में हो कि हम लोग को दिल्ली ना आना पड़े, ना पढ़ाई के लिए ना नौकरी रोजगार के लिए। तो मैं मेरा फोकस वो है। बाकी लेकिन दूसरों का जो फोकस जहां पर है उसको भी एकोमोडेट करके चलना पड़ता है। प्रशांत किशोर जी, आपने कहा आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है राहुल गांधी पर, अब इस पर मेरा भी सवाल नहीं, मोदी जी में भी नहीं है, उनमें इंटरेस्ट था तब उनके साथ काम किया।
राहुल गांधी में जब इंटरेस्ट था तो उनके साथ काम किया या काम करने की कोशिश की। मेरा इंटरेस्ट अभी देश के किसी नेता या पॉलिटिकल फॉर्मेशन में नहीं है। मेरा इंटरेस्ट बिहार है, मैं वो काम कर रहा हूं। लेकिन जो मेरी पृष्ठभूमि है, मैंने बॉलिंग तो की नहीं, आपने बैटिंग पहले शुरू कर दी। मेरा सवाल आप है, सेलेक्टिवली ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी में नहीं, ये हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल, प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी में इंटरेस्ट नहीं है। मेरा ना राहुल गांधी में इंटरेस्ट है ना मोदी जी में इंटरेस्ट है। मेरा किसी भी नेता में, किसी भी पॉलिटिकल फॉर्मेशन में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जिन नेताओं के साथ मेरा इंटरेस्ट रहा वो 10 साल काम किया, करके देखा, सीखा। सिर्फ नेताओं और दलों के जीतने से मेरा अपना मानना है समाज के स्तर पे आमूल चूल परिवर्तन की अपेक्षा रखना बेमानी है। अगर उस परिवर्तन आप चाहते हैं तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटल लेवल पे प्रयास करने की जरूरत है। और जो मैं सोचता हूं सही है, गलत है, उसको जमीन पर इम्प्लीमेंट करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। उसके परिणाम आपको 1-2 साल में दिखेंगे। अगर दिखेंगे तो वो समाज के लिए, देश के लिए, बिहार के लिए अच्छा है। अगर मुझे सफलता नहीं भी मिली तो कम से कम ये जानकारी तो लोगों को होगी कि भैया किस तरह के प्रयास करने से सफलता मिल सकती है। बहुत सही कहा। और जनता के कुछ और सवाल हैं। ट्विटर पे आपके लिए बहुत सवाल आए हैं, सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं, हमारे ईमेल्स पर आ रहे हैं। क्या पंजाब और अन्य कुछ राज्य के किसान आज कुछ राजनीतिक पार्टियों के मोहरे बन गए हैं? ठीक चुनाव से पहले एमएसपी के कानून के नाम पर हुड़दंग मचा रहे हैं और आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहे हैं। विपक्ष अपने राज्य में एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बनाती? अतुल सोनी का सवाल है, आपने इस पर कुछ कहा। एक और सवाल है जिसमें नजर एस धालीवाल पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इफ बीजेपी विंस 2024 इलेक्शंस? आप बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट यानी कि सीबीआई, ईडी, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ह्यूमन राइट्स कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन रहेंगे इंडिपेंडेंट या नहीं डेमोक्रेसी? देखिए, जो पहला सवाल है, किसान राजनीतिक दलों के नेताओं के मोहरे बन गए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। किसान तो अपना मुद्दा उठा रहे हैं। स्वाभाविक है कि कोई अगर अपना मुद्दा उठाएगा तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी, लीडर्स या ऑर्गेनाइजेशन जुड़ सकते हैं। जब अन्ना आंदोलन हुआ उसमें बीजेपी वाले जुड़े हुए थे, उसमें संघ के लोग जुड़े हुए थे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मुद्दा ही नहीं है। मीडिया या सरकार तो ये चाहती है कि भाई कोई विरोध करे ही ना, और जो विरोध करे तो कह रहे भाई आप भाई जो विरोध, जो मीडिया को क्यों आप बीच में मीडिया रोज दिखा रही है क्या हो रहा है? नहीं, मीडिया दिखा नहीं रहे, मीडिया को तो दिखाना ही पड़ेगा। मीडिया के पास तो दिखा रहे हैं, उनके मुद्दे रख रहे हैं, उन पर जवाब मांग रहे हैं, फिर मीडिया क्यों सबकी दुश्मन? नहीं, मीडिया दुश्मन नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया की तो मजबूरी है, उसको दिखाना ही। अगर आंदोलन हो रहा है तो आपको दिखाना ही दिखाना है। थोड़ा कम दिखाइएगा, ज्यादा दिखाइएगा। आप थोड़ा उसको ट्विस्ट करके दिखाइए या थोड़ा कम ट्विस्ट करके दिखाइए, दिखाना तो आपको है ही। तो मैं तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को सलाह भी देता हूं कि भाई मीडिया के बारे में ज्यादा मतलब परेशान मत होइए। अगर आप जमीन पर आंदोलन करेंगे, जमीन पर प्रयास करेंगे, तो आज नहीं तो कल मीडिया को उसको दिखाना ही पड़ेगा। वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। दूसरा जो सवाल है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर जब भाजपा अगर जीत कर आती है मोदी जी के नेतृत्व में, तो जो भी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है, जो उसके की कंपोनेंट्स हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, दे विल कंटिन्यू टू वीकेन फर्दर। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए है। देश में और दुनिया में लोकतंत्र का जो इतिहास है ये बताता है कि जब भी कोई एक व्यक्ति या एक दल बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए तो जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक है सोसाइटी की, उसको वो कॉम्प्रोमाइज होता ही है। जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको थोड़ी उन पर दबाव एक्स्ट्रा रहता है। लेकिन मैं उनमें से भी नहीं हूं जो ये मानते हैं कि मोदी जी जीत कर आ जाएंगे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हाईजैक हो जाएगा, देश में ऑटोक्रेसी आ जाएगी। ऑटोक्रेटिक रूल के साइंस थोड़े और प्रोमिनेंट हो सकते हैं, लेकिन देश ने पहले भी देखा है। कांग्रेस के राज में जब इंदिरा जी की ही अकेले तोती बोलती थी तो आपने देखा है इलेक्शन कमीशन, कोर्ट्स या मीडिया की हालत क्या थी। और आज भी जब मोदी जी के ही नाम पर सब कुछ हो रहा है तो स्वाभाविक है कि वो आपको दिख रहा है कि भाई इलेक्शन कमीशन या जुडिशरी या मीडिया में उन लोगों का दबदबा है। जो भी सत्ता में रहता है उसको थोड़ा अनड्यू एडवांटेज इस चीज का होता ही है। लेकिन मैं दोनों बात कहना चाह रहा हूं कि जो बात राहुल गांधी या कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मुझे आप इलेक्शन कमीशन, मीडिया, जुडिशरी दे दो, मैं एक चुनाव जीत जाऊंगा, इनको इंडिपेंडेंट कर दो तो हम लोग चुनाव जीत जाएंगे, ये बहुत मुझे लग रहा है कि सुपरफिशियल बात है। कोई उलट के पूछ सकता है भाई 2014 में
तो आप ही सरकार में थे, तब तो मीडिया, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन सब पर आपका प्रभाव था, तब आप चुनाव कैसे हार के 50 के नीचे आ गए? तो ये आपको बताता है कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी और मीडिया के साथ में आने से आप चुनाव हारते जीतते नहीं हैं। इन लोगों का प्रभाव है, लेकिन ये पूरे पब्लिक के सेंटिमेंट को अगर बदल देते तो ये जितने मीडिया चैनल के मालिक हैं यही लोग प्रधानमंत्री हो जाता। इनके हाथ में नहीं है, ये नहीं कर सकते हैं। दूसरा भी तथ्य उतना ही महत्वपूर्ण है कि मोदी जी के आने के बाद से डेफिनेटली, चूंकि जैसे इंदिरा जी के जमाने में देश ने देखा, इस रूल में भी हम लोग देख रहे हैं कि जो की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऑटोनॉमी पे, उनके कार्य करने के तरीके पे कुछ ना कुछ प्रश्न चिन्ह या सरकार का दबाव है, और दबाव है वो दिख रहा है लोगों को, उस पर चर्चा होगी ही होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि मोदी जी जीत कर आए और देश में अब उन्हीं के ये चाइना हो जाए इंडिया, ये संभव नहीं है। जो लोग ऐसा समझते हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। इट्स टाइम वी ऑल्सो शो आवर रेजिलियंस कि भैया 24 में चुनाव जीत गए, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा देश आपको मान लिया और अब जैसे आप चाहोगे आप पुतिन की तरह चलाओगे या चाइना की तरह चलाओगे। देश में वो नहीं हो सकता है। 130 करोड़ जनता है और अभी भी 15 राज्यों में विपक्ष की सरकार है। जनता बहुत होशियार है, वो अगर दिल्ली में मोदी जी को वोट देती है, राज्य में उनके विरोधी को जिताती है ताकि बैलेंस बना रहे। आप गांव देहात में जाकर पूछ लीजिए लोगों से, पूछिए भाई मोदी जी को दिया था लोकसभा में वोट, विधानसभा में उनके कहने पे क्यों नहीं दिया? तो लोग मजाक में कहते हैं भैया एक ही आदमी को सब पावर थोड़ी ना दे देंगे। तो दिल्ली में जो जनता बैठी हुई इंटेलिजेंसिया के लोग हैं, इनसे कम समझ लोगों की नहीं है, तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मोदी जी जीत कर अगर आ भी जाए, बहुत बड़ी जीत लेकर आ जाए, तो जो पहले से घोषणा कर रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े निर्णयों के लिए तैयार हो जाइए, तो भैया हम लोगों ने तो डीमोनेटाइजेशन के तौर पे बहुत बड़ा निर्णय उनका देखा ही है, जीएसटी के तौर पे बहुत बड़ा निर्णय देखा है, और भी कई निर्णय उन्होंने लिए हैं, देश ने उसको देखा है, किसी को अच्छा लगा किसी को अच्छा नहीं लगा। तो ये एक तरह से साइकोलॉजिकली मोदी जी लोगों को डरा भी रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने समर्थकों को इम्बोल्डन भी कर रहे हैं कि भैया बड़े निर्णय होंगे, अब हम लोग का दिन आने वाला है, और जो विरोधी है वो डर जाए कि बाप रे बाप अब तो मोदी जी फिर आएंगे, कोई बहुत बड़ा निर्णय लेंगे, तो अभी से चुप हो जाओ, सरेंडर कर दो, वरना तो मोदी जी आएंगे तो बहुत बड़े निर्णय लेंगे। भाई बहुत बड़े निर्णय लेकर क्या कीजिएगा? जो कर सकते हो सब कर ही रहे हैं। तो आपने राहुल गांधी का दूसरा मुद्दा भी पंक्चर कर दिया कि डेमोक्रेसी खतरे में है। नहीं, खतरे में हमेशा रहती है डेमोक्रेसी। सजग जो सिटीजन है उसको हमेशा सजग होना चाहिए। हमारे आपके नजरिए से मोदी जी जीत रहे या राहुल गांधी जीत रहे, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र बना रहना चाहिए। लोकतंत्र जब तक मजबूत है तब तक डरने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जीते या मोदी जीते या कोई तीसरा जीत जाए, दिक्कत तब है जब लोकतंत्र में परेशानी हो जाए। लोकतंत्र न रहे उससे दिक्कत है। एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप जमीनी सच्चाई और नंबर समझते हैं, तो नहीं, मैं ऐसा दावा नहीं कर सकता हूँ, लोगों को ऐसा लगता है। आपने सर्वे के दौरान, स्ट्रेटेजी के दौरान ये एक्सरसाइज किया हुआ है, तो इसीलिए आपको जमीनी तौर पर किन मुद्दों पर वोट पड़ते हैं और किस तरह से कौन से सोसाइटी ग्रुप्स वोट करते हैं, इसका कुछ अंदाजा है। कांग्रेस पार्टी इस बार के चुनाव में, 2024 के चुनाव में अपना परफॉर्मेंस कितना इंप्रूव कर पाएगी? 50 से ऊपर जाएगी, 100 के ऊपर जाएगी, क्या रहेगा? देखिए, मैं नंबर तो प्रेडिक्ट कर नहीं सकता हूं, और मैं बार बार कहता हूं जो लोग भी नंबर प्रेडिक्ट करते हैं या दावा करते हैं प्रेडिक्ट करने का, दे आर जस्ट लाइक कॉलिंग द कॉइन। यहाँ जितने बच्चे बैठे हुए हैं, अगर आप सबसे पूछिएगा कि लेट्स कॉल ए कॉइन, तो 50% जस्ट बाय द शेयर प्रोबेबिलिटी 50% पीपल विल गेट इट राइट। तो ये जो टीवी पे आके लोग बताते हैं इनको इतनी सीट मिलेगी इतनी सीट मिलेगी, तो इन्फॉर्म्ड गेस वर्क है, कोई जानता नहीं है। बट आई डू नॉट सी एनी मटेरियल अपसाइड टू द कांग्रेस नंबर व्हाट एग्जिस्ट टुडे। आई डू नॉट सी ए मटेरियल चेंज इन दैट। डाउन साइड में मटेरियल चेंज हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि अगर आप 50 पे हैं, वहां से आप 20 सीटों का भी नुकसान हो जाए, तो दैट वुड बी काउंट, दैट आई वुड काउंट एज ए मटेरियल शिफ्ट डाउनवर्ड्स। अगर 50 बढ़ के 75 हो जाए तो उससे देश की राजनीतिक आबो हवा पे कोई बहुत फर्क पड़ जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक आई डू नॉट सी ए मटेरियल पॉजिटिव चेंज इन द आउटकम फॉर कांग्रेस। मोदी को चैलेंज, मटेरियल आउटकम के लिए कांग्रेस को 100 पार करना है। 100 पार करती हुई दिख रही है? मुझे नहीं दिखता है, आज की तारीख में बहुत मुश्किल है। और बीजेपी?
370 का टारगेट है। बीजेपी भाई टारगेट तो देखिए वो हर चुनाव में टारगेट देते हैं। ये पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने कहा है। भाई प्रधानमंत्री ने बंगाल के गांव-गांव में घूम के कहा कि 200 सीट जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यहाँ, मोदी जी ने और अमित शाह ने यहाँ दिल्ली में घूम घूम कर कहा हम 40 सीट जीत रहे हैं, आया 8 सीट। देखिए सेलेक्टिवली क्या है कि अमित शाह, किसी की इतनी हिम्मत तो है नहीं कि अमित शाह को बोले कि आपने कहा था बंगाल में और आपका नंबर नहीं आया। कोई नहीं पूछता है ये बात। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनको 100 सीट आएगा, 100 से कम आएगा। आप ही के इंटरव्यू में मैंने कहा था और आपने कहा प्रशांत जी आपको हम लोग पूछेंगे, कैमरे पर पूछेंगे, नहीं होगा पूरे बीजेपी वाले ट्रोल करेंगे। मैंने कहा भैया कर लीजिएगा, अगर 100 से ज्यादा आएगा तो मैं छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा। उसके बाद मैं आपसे मिला हूं, इंटरव्यू दे रहा हूं, और अगर बीजेपी को 100 से ज्यादा आता तो आप मेरे से पूछते भी। लेकिन उस चुनाव के बाद कई बार आप अमित शाह से मिले, कई बार आपने उनका इंटरव्यू लिया। आपकी या किसी मीडिया वाले की ये जरूरत नहीं कर सकता है कि जाके अमित शाह से पूछे कि भाई 200 सीट आपने कहा था, अमित शाह जी आप इतने जगह चुनाव जीते हैं लेकिन बंगाल में आपसे गलती हो गई। ये कोई आज तक मुझे ये सवाल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमित शाह जवाब नहीं देंगे, वो देंगे जवाब। कोई सवाल पूछता ही नहीं है कि भाई आप 10 में 8 आप जीते लेकिन बंगाल में आपसे, आपके आकलन में, आपके अनुमान में गलती हुई। कम से कम इतना तो मानो भाई कि किसी दूसरे का किशोर जी आप नहीं, आपने अगर आपने अगर पूछा हो तो बताइए। मीडिया पे इतना पॉट शॉट लिया है तो आज इस ऑडियंस के सामने मैं कह रही हूं कि ये सवाल मैंने पूछा है। आपने रिसर्च कम की है, मैंने ज्यादा की है, और मैं ये ट्वीट आपके इस जवाब के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगी जहां ये सवाल पूछा गया है और अमित शाह का जवाब था हम टारगेट अपने कार्यकर्ता के लिए सेट करते हैं। तो बस ठीक है, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। अमित शाह जी ने जवाब दे दिया कि हम टारगेट अपने कार्यकर्ताओं के लिए सेट करते हैं। तो ये 370 का टारगेट भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए सेट किया है। आपने जवाब दे दिया, आपने खुद से जवाब दिया। आपने सवाल पूछा, आपने सवाल पूछा कि मोदी जी ने कहा 370 क्यों कहा। वो इसलिए कहा जो आपने कहा, जो अमित शाह ने स्वीकार किया पब्लिकली कि ये तो टारगेट हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के लिए सेट करते हैं। पब्लिक को ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये कोई ध्रुव सत्य है या कोई ऐसी बात लिखी हो जो कि ऊपर नीचे नहीं हो सकती है। हर व्यक्ति, हर पार्टी, हर लीडर को यह अधिकार है कि वो टारगेट सेट करे, उसके लिए प्रयास करे। सफलता मिले तो बहुत अच्छी बात है, न मिले तो यू शुड बी हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट कि भाई मेरे से गलती हो गई। जबरदस्ती का ये मत कहिए कि मेरे से तो गलती हो ही नहीं सकता है, मैं अमित शाह हूं, मैंने बोल दिया तो ऐसा ही होगा। क्योंकि 2014 के बाद कम से कम 8 या 9 चुनाव में तो मैं उनके आमने सामने रहा हूं जहां पर कि उनके टारगेट जो उन्होंने कार्यकर्ताओं के लिए सेट किए उन्होंने हासिल नहीं किए। बिहार 2015 में 200 सीट ला रहे थे, 55 पे निपट गए। पंजाब में हम लोग को हरा रहे थे, अकाली बीजेपी सिरे से साफ हो गई। उसके बाद आंध्र प्रदेश में टीडीपी बीजेपी सरकार गठबंधन था। मैं आपको 8-9 ऐसे राज्यों, लेकिन इसकी चर्चा नहीं करते हैं, इसकी चर्चा नहीं करते, वो भूल जाते हैं। जो जीता उसी को बढ़ाते बोले जा रहे हैं। निश्चित तौर पे वो ज्यादा जीते हैं, कम हारे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो चुनाव जीते नहीं, वो ज्यादा जीते हैं, कम हारे हैं, लेकिन हारे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो चुनाव हारे नहीं, और जो उन्होंने कह दिया वो इसीलिए आपसे पूछ रही हूं कि 370 का पार्टी का कहना है कि उनका टारगेट है और वो 370 बीजेपी। देखिए आप क्या समझते हैं रियलिस्टिक नंबर क्या है? बार बार आपको कह रहा हूं, मैं ये तो दावा नहीं कर सकता हूं। मैं पहले कहा कि नंबर मैं नहीं, मेरी क्षमता नहीं कि मैं नंबर किसी के बता सकूं, लेकिन बीजेपी अपने दम पर 370 सीट जीत जाए इसकी संभावना बहुत कम है, बहुत कम है। रियलिस्टिक नंबर पिछली बार 300 मुझे ये नहीं पता है, ऊपर के नीचे मुझे ये नहीं मालूम, इतना तो बता दीजिए। नहीं, मुझे ये नहीं मालूम है। मैं आपको इतना, आप बहुत फोर्स कर रहे हैं तो इतना कह सकता हूं कि चाहे प्रधानमंत्री ने ये बात पार्लियामेंट में कही हो, 370 भाजपा को अपनी सीट, एनडीए की बात नहीं हो रही, अपने भाजपा को अकेले 370 सीट आ जाए, इसकी संभावना करीब करीब 0 ही मानता हूं मैं। अगर आएगा तो आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड। बंगाल में 18 सीट्स पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली थी। बंगाल आपने बहुत नजदीक से देखा है, काफी काम किया है। इस बार ग्राउंड सिचुएशन क्या है? खास करके संदेश खाली का जो मुद्दा उठा है वो
तृणमूल कांग्रेस को नुकसान करेगा, बीजेपी को क्या देखिए, मैं फायदा? बंगाल में अभी जमीन पे नहीं हूं, मैं फर्स्ट हैंड मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन संदेश खाली जैसे जब भी मुद्दे आते हैं तो नो मैटर व्हाट यू क्लेम, जो रूलिंग पार्टी है उसको उसका नुकसान होगा ही होगा। बट संदेश खाली विथ और विदाउट संदेश खाली, बीजेपी हैज बीन ऑन अपसर्ज इन बंगाल। मेक नो मिस्टेक, लॉट ऑफ पीपल सिटिंग इन दिल्ली दे थिंक कि बंगाल में तो बीजेपी खत्म हो गई। बीजेपी आज भी वहां बहुत मजबूत पॉलिटिकल फोर्स है, एंड विथ द इंक्रीजिंग एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट टीएमसी, क्योंकि उनके 12-13 साल हो गए सरकार में, TMC will find it increasingly difficult to defend their territory. So to that extent, I do not see BJP going down below what they got in 2019. तो विधानसभा के मुकाबले बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लोकसभा में पश्चिम बंगाल में कर सकती है, एंड दैट विल कम एज अ सरप्राइज टू मेनी पीपल इन दिल्ली हु आर थिंकिंग कि बीजेपी बंगाल में खत्म हो गई है या बहुत कमजोर हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा में बीजेपी को बंगाल में अच्छे नंबर, बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। साउथ में बीजेपी इज एक्सपेंडिंग, दे हैव बीन ट्राइंग टू एक्सपेंड देयर बेस एंड सपोर्ट इन ईस्ट एंड साउथ, नॉट ओनली इन साउथ। Telangana में they are already around 14%. So I see that voting percent is again going up in favor of BJP. Another state which again is not being followed from the BJP's point that closely is Tamil Nadu. Again, I see in Tamil Nadu probably for the first time BJP will break into double-digit vote share. मतलब अगर आप ध्यान से देखें बीजेपी की जो स्ट्रेटजी रही है, जो प्रधानमंत्री का एफर्ट है पिछले 4-5 सालों में, बहुत ज्यादा एफर्ट इन लोगों ने तमिलनाडु में लगाया है, और मुझे लग रहा है कि एनीथिंग बिटवीन 8% एंड अबव, 8 to 12% के आसपास बीजेपी का वोट शेयर तमिलनाडु में हो सकता है। अगेन सीटों को मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, मैं ये जानता हूं कि बीजेपी, इट विल बी ए मेजर थिंग इफ बीजेपी ब्रेक्स इनटू डबल डिजिट वोट शेयर इन तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु बड़ा स्टेट है और वहां बीजेपी को अभी तक बहुत 5% से कम वोट आता रहा है। तो जैसे तेलंगाना में 14% वोट लेकर वो एक मेजर पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे बने। देखिए, पार्टियां एक दिन में बनती नहीं, ये तो हेडलाइंस पर मत जाइए। पार्टियों को बनाने में, चुनाव जीतने में 5 साल, 10 साल, 20 साल लगता है। तेलंगाना में नाउ दे हैव रीच्ड 14%, इन केरला दे आर इन डबल डिजिट, कर्नाटका दे विल डू वेल, एंड इन तमिलनाडु ऑल्सो आई सी देम ब्रेकिंग इनटू डबल डिजिट। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू बीजेपी टू माई माइंड is aware कि they are weak in east and south, and east and south में BJP's performance will become better than what it was last time, starting from Bihar, Bengal, Odisha, Andhra, Telangana, Tamil Nadu or Kerala. And hold me to this statement. In east and south, BJP's cumulative number compared to 2019 in these states, Bihar, I repeat, Bihar, Bengal, Odisha, Telangana, Andhra, Tamil Nadu and Kerala, put together roughly about 220 Lok Sabha seats. In these 220 seats, BJP is going to increase their tally compared to 2019. एक रैपिड फायर, ये रैपिड फायर फंसाने वाला फायर, मतलब फंसाने वाला, जब खाली आपको लाइसेंस थोड़ी है कि आप हमें फंसाएंगे। हेडलाइन नहीं मिला तो रैपिड फायर दो, जिसमें वही बोलना है जो इन्होंने मुझे ऑप्शन देने हैं। राहुल गांधी अच्छे हैं, खराब हैं, तब कुछ तो कुछ बोलोगे। अच्छे बोले तो भी मारे गए, बुरे कहे तो भी मारे गए। ये मेरा क्वेश्चन ही नहीं था, इन्होंने खुद जवाब। चलिए, तो चलिए फिर आपने जो सवाल पूछा, नहीं आप रैपिड फायर अपना कर लो, ओरिजिनल जो लेके आए वो कर लो। अच्छा, तो आप बताइए, मोदी के बनाम मैं 4 नाम बताती हूँ, इनमें से कौन उनको रियल चैलेंज दे सकता है फॉर अ प्राइम मिनिस्टीरियल रोल? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। देखिए, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस तरह के बनाए जाते हैं उसमें रहता है नन ऑफ अबव या अदर्स, वो ऑप्शन रख के चलिए। जो आदमी भी 5 साल जमीन पर उतर के मेहनत करने को तैयार हो, वो मोदी जी को बड़ी चुनौती दे सकता है। ये भ्रम मत पालिए आप लोग कि मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता है, या ये इतने पॉपुलर हैं कि कोई इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। मोदी जी को हराया जा सकता है, हराया गया है पिछले 10 वर्ष में, और आगे भी लोग हराएंगे।
आज की परिस्थिति में जो प्राइम मिनिस्टर है, जो इतने बड़े पद पे है, इतनी बड़ी बहुमत उनको है, तो ऐसा हमेशा लगता है। लोगों को ऐसा ही लगा होगा कि राजीव गांधी को कोई नहीं हरा सकता जब उनको 400 सांसद थे। भाई साहब, कृष्ण जी तो नहीं उतर के आएंगे ना, इन्हीं में से चुनना पड़ेगा। अभी तो प्रेजेंट ठीक बात, यही ऑप्शन। ठीक बात है। मान लीजिए कि यही डिबेट हम लोग 1977 में कर रहे होते तो कोई ज्ञानी आदमी ये बता सकता था कि जेपी 77 साल के कोई एक आदमी है जो कि इंदिरा गांधी को चुनौती दे देंगे। अगर ये डिबेट हम लोग, यही बहस हम लोग 1987 में कर रहे होते तो कोई बता सकता था कि राजीव गांधी के कैबिनेट में एक बीपी सिंह है जो कि राजीव गांधी को हरा देंगे। ये बातें आप रेट्रोस्पेक्ट से बताते हैं कि जेपी ने हरा दिया। नीचे जो फंडामेंटल बात है कि क्या मोदी जी के से ज्यादा लोग सेटिस्फाइड हैं, ज्यादा लोग असंतुष्ट हैं। आज भी असंतुष्टों की संख्या ज्यादा है। अब उन असंतुष्ट या जो उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, जो उनसे मेस्मराइज नहीं है, उनको जो भी गैल्वेनाइज कर ले विथ राइट नैरेटिव, राइट फ्रेमवर्क, वो मोदी जी को चुनौती दे सकता है। ये बात बिल्कुल नहीं कहिए, ये गलत बात, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, ये गलत बात है कि कोई ये कह रहा है कि इनको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। देश में 10 साल 15 साल कई लोगों ने राज किया है और मोदी जी से बड़े बहुमत से राज किया है, मोदी जी से ज्यादा वोट शेयर लेके राज किया है। कांग्रेस की जब अपनी तूती बोलती थी तो पूरे देश में 4000 से ज्यादा विधानसभा है। वो जमाना भी मैं आपको बता रहा हूं, 4000 में 2500 से 2700 विधायक कांग्रेस के होते थे। आज भाजपा के बहुत अच्छे जब टाइम होते हैं तो 1600-1700 विधायक होते हैं। और आप लोग ऐसे बता रहे हैं जैसे लग रहा है कि इनसे बड़ा कोई लीडर ना कभी देश में पैदा हुआ ना आगे कोई पैदा होगा। जो सत्ता पर बैठता है वो ऐसा ही लगता है। यही मीडिया, यही कमेंटेटर, यही राजनीतिक विशेषज्ञ 2009 में बता रहे थे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता देश में है नहीं। आज वो बता रहा है कि मोदी, ऐसा है नहीं। सामान्य पब्लिक इस तरीके से नहीं देखती है। मैंने ऐसा सवाल पूछा कहां आपसे? मैंने पूछा आज की डेट में आप बता रहे हैं कि कोई चैलेंज दे सकता है। मैं पूछना चाहती हूं, यहां जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, चैलेंज ऑफ कोर्स दे सकता है, बट दैट इज अ थ्योरेटिकल आंसर। द प्रैक्टिकल आंसर हैज टू बी अ रियलिस्टिक आंसर कि अगले 2 या 3 महीने में जब चुनाव होकर आएंगे तो इन्हीं में से कोई देगा, कोई नया फरिश्ता आएगा। ये सवाल है मेरा। इन्होंने सवाल का जवाब दिया या नहीं दिया, पहले तो ये बता दीजिए। नहीं दिया, अब आप बताइए। आपने ये कहा कि कृष्ण भगवान को आना पड़ेगा, मैं उस पर उल्टा कह रहा हूं कि किसी को ऊपर से आने की जरूरत नहीं है। इस देश में इतने लोग, काबिल लोग हैं। 2024 में ये होता नजर आ रहा है। 24 में शायद न हो पाए, उससे क्या फर्क है? That's my question. I rest my case. Let me ask the next rapid fire question. ऐसा है। अब ये राउंड तो मुझे जीतने दीजिए। Why are you being a bad loser? एक मिनट, एक वनडे मैच आप किसी से हार गए। ये T20 था। नहीं, T20 हार गए, इसका मतलब ये नहीं कि उस टीम को हराया नहीं जा सकता। दोनों में फर्क है। बिल्कुल हराया जा सकता है। आप ये कहिए कि इस मैच में ये आदमी जीत रहा है, ये मत कहिए कि इस टीम को हराया नहीं जा सकता। दोनों में फर्क। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इनको हराया नहीं जा सकता है। मैंने जो बिल्कुल हराया जा सकता है, बिल्कुल हराया जा सकता है। मेरा सवाल ये था ही नहीं कि मोदी जी को कभी हराया जा सकता है या नहीं। मेरा सवाल था मोदी के बनाम ये 4-5 में से किस में दम है कि मोदी जी को हरा सके। रियलिस्टिक क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग चॉइस। मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस विथ राइट लीडरशिप कैन टेक ऑन मोदी एनी डे एंड put a very is that leadership chance. there today? Because you have not chosen Rahul Gandhi. Then says Rahul Gandhi can do it. Rahul Gandhi is not the right leader. मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस with right leadership has the ideological bandwidth, space and support big enough to mount a very formidable challenge to BJP and Modi. Okay, the corollary of this. Does it need a new leader to make this happen? It requires a reincarnation of Congress, a new Congress with a new leadership, a new face, new approach, new narrative. Again, बहुत लंबा सवाल है, इसलिए रैपिड फायर पे वापस आते हैं। लंबे सवाल नहीं, छोटे सवाल। ईवीएम पर भरोसा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? अगर भरोसा नहीं है तो उस पर आंदोलन करना चाहिए, ड्राइंग रूम में बैठ के बात नहीं करनी चाहिए। अगर ईवीएम पे भरोसा, देखिए ईवीएम के सवाल को रैपिड फायर में मत बांधिए। 3 इसके पहलू हैं, एक टेक्निकल पहलू है, एक ऑपरेशनल पहलू है और एक पॉलिटिकल बात है।
टेक्निकली वेदर ईवीएम्स कैन बी हैक्ड और नॉट, कोई भी आदमी जो टेक्नोलॉजी समझता है वो कहेगा हाँ भैया थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी है, किया जा सकता है। ऑपरेशनली इज इट पॉसिबल टू डू इट इन 10 लाख बूथ? वेरी अनलाइकली। 10 लाख बूथ में आप ईवीएम हैक कर दो, मैनिपुलेट कर दो, किसी को पता नहीं चलेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। और पॉलिटिकली अगर आप समझते हैं कि ईवीएम मैनिपुलेटेड है, then you don't need to go on yatra, you don't need to talk about farmers, you don't need to talk about unemployment, you just need to talk about EVM and you just need to say कि भैया मैं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक ईवीएम को नहीं हटाओगे। पूरे देश की पार्टियों को जिनका भी इस पर भरोसा नहीं है उसको कहना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि आप मुद्दे कोई भी उठा ले, अगर ईवीएम ही एक्ट है तब तो आपका कोई फायदा मिलेगा नहीं। ये नहीं होना चाहिए कि सुबह में आपने कहा ईवीएम ठीक नहीं है, शाम होते होते आपके पक्ष में रिजल्ट आया तो कह रहे नहीं ठीक ही है, पूरा भरोसा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत चलिए अब काम चल गया। फिर अगले दिन रिजल्ट गड़बड़ हुआ तो कह रहे ईवीएम पूरा ही खराब है। अगर ईवीएम खराब है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि है कि नहीं है, अगर है तो आप ऐसा मानते हैं तो आप कृपा करके आइए, रोड पर उतरिए, लड़ाई लड़िए। पहले यूपी बिहार में चुनाव में बूथ कैप्चरिंग होता था, वही बूथ वोट का लूट है, तो उसको कैसे रोका गया? लोग खड़े हुए, लोग लड़ाई लड़े, लोगों ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वो व्यवस्था बनाई कि चाहे 50 लोगों की जान जाए, आंदोलन हुए कि भाई आप बूथ नहीं लूट सकते, हमारा वोट हमको आपको देना ही पड़ेगा। तो अगर ईवीएम पे सिर्फ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से या डेमो दिखाने से नहीं होगा, अगर आप मानते हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है या हो रहा है तो उस पर जन आंदोलन करने की जरूरत है। और वो ज्यादा पोटेंट हथियार है, बजाय इसके कि रोज बैठ के सुविधा अनुसार ब्रेकफास्ट पे ईवीएम खराब है, लंच पे भी ईवीएम भरोसे वाला है, शाम होते होते हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल जो आपसे पूछूंगी, 2024 में जो चुनावों का नतीजा होगा वो इंडिया अलायंस के फेवर में होगा, यानी कि वो साथ आकर वोट ना कटे और एक यूनाइटेड ऑपोजिशन मोदी और बीजेपी को चैलेंज कर सके, इस पर कुछ? इट्स टू लेट फॉर इंडिया अलायंस टू डू दैट, उसका कोई फायदा नहीं है। व्हाट दोज हु आर अपोज टू बीजेपी, आई विल से यू मस्ट नॉट गेट स्वेड अवे विद दिस आइडिया कि अब मोदी जीत गए तो इसके बाद देयर इज नो टुमारो। आई थिंक whoever are the key stakeholder, they should fight 2024 with all the might they have, but they must equally be determined to fight beyond 2024, both in parliament and on the streets. If you believe that you need to fight BJP or Modi, you should not see 24 election outcome as be all end all. उसके बाद भी देश है, उसके बाद भी डेमोक्रेसी है, उसके बाद भी चुनाव होंगे, उसके बाद भी जिंदगी है। बीजेपी ये करना चाहेगी कि अगर हम जीत रहे हैं तो इसके बाद देयर इज नो टुमारो। ऐसा नहीं है कि अगर कल मोदी जी जीत जाएंगे तो देश की समस्याएं खत्म हो जाएंगी ओवरनाइट। समझ नहीं आया, ऐसा नहीं है। क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि डोंट मेक नहीं 2024 अरे ये स्लोगन आएगा तो मोदी, ये स्लोगन लिखने काम हम लोगों का है, तो मतलब कमाल है। आप ये ना करें, आप स्लोगन और 370 के नारों से चुनाव जीतिए, जनता को डराइए मत। डोंट मेक पीपल सरेंडर। आप मुझे मत कहिए, नहीं मैं जनरल बात कह रहा हूं। एंड आई अपील टू पीपल ऑल्सो, डोंट गेट स्कैर्ड। दिस इज द टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ दोज हु आर थिंकिंग दैट दे आर गोइंग टू विन, कि इसके बाद बस अब मेरी ही सरकार, अब इसके बाद मेरा ही मन, मेरा ही वर्ड, वही अब कानून इस देश में है। वो नहीं होना चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि लोग इस बात में यकीन रखें कि देयर इज टुमारो आफ्टर विक्ट्री, इवन इफ इट इज गोइंग टू बी अ बीजेपी विक्ट्री। दैट डजंट मीन दैट कंट्री डजंट हैव एनी, वुड नॉट हैव प्रॉब्लम। दैट डजंट मीन देयर विल बी नो ऑपोजिशन। दैट डजंट मीन दैट वी शुडंट रेज आवर वॉइस ऑफ डिसेंट इफ वी डू नॉट एग्री विथ मिस्टर मोदी जस्ट बिकॉज ही इज वोटेड इन अगेन। बीजेपी ये चाहती है कि सब लोग ये मान लें कि भैया अब कोई डिसेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाउ वी गिव अप। तो आप सोच रहे हैं बीजेपी ने ऐसा सोचा है कि अरे रोज कह रहे हैं, अब पार्लियामेंट में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भैया अभी से तैयार हो जाओ बड़े निर्णयों के। तो बड़े निर्णय डजंट मीन कि डिसेंट मार दिया जाएगा। आप लेफ्ट ऑफ सेंटर, आपने मोदी का चुनाव लड़ा था, प्लान किया था 2014 में, और आज आप कह रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं कहा था कि बड़े निर्णयों के लिए तैयार हो जाओ। मतलब डिमोनेटाइजेशन से बड़ा निर्णय क्या होगा?
मतलब ये देखिए ऐसा है, मुझे लगता है आर्टिकल 370 बड़ा निर्णय, गुड बैड? मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, गुड और बैड सुनिए, ऐसा गुड और बैड, फिर आप आगे वापस गुड और बैड बोल तो दीजिए, सवाल का जवाब तो स्ट्रेट होना चाहिए। 370 पर बाई लार्ज इस कंट्री में कॉन्सेंसस है उसके फेवर में, तो उससे कोई कंसेंसस कहाँ है? सबने अपोज किया पार्लियामेंट में। किसने बोला? कांग्रेस पार्टी ने कहा हम आएंगे तो वापस वो रिवर्स कर देंगे। जैसे बीजेपी पूरा देश नहीं है वैसे कांग्रेस भी पूरा देश नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी से कानून को पास किया गया है। आप मुझे उसको घेरने की कोशिश मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ मोदी जी के ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, मेरी समझ से, मैंने एक बार उनका और पीछे इस बात पे विरोध किया था, यूपी में चुनाव हुआ तो कहा कि भाई सेमीफाइनल जीत गए, अब तो 24 खत्म हो गया, उसके बाद कर्नाटक हार गए। तो ये कहना, मतलब एक जीत का मतलब ये नहीं है कि अब आगे कोई जीत नहीं, आगे आपके पास चुनौती नहीं होगी। ये मुझे लग रहा है कि इनअप्रोप्रिएट है ऑन द पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू से कि बी रेडी, ये क्योंकि आप एक तरह से मैसेज भेज रहे हैं अपने समर्थकों को और अपने विरोधियों को, दोनों को, विरोधियों को आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है पॉलिटिक्स में भी एक कहावत लागू हो सकती है, जो डर गया समझो मर गया, है कि नहीं? तो अगर कोई डराने की कोशिश कर रहा है तो कोई डरेगा क्या? और इस देश में इतनी रेजिलियंस है, नहीं डरेगा, मैं वही बता रहा हूं। 135 crore people. Nobody can, and that's what I'm scared of anyone. This is what we are. Certainly not the government in power, and certainly not the opposition, because जो भी होगा देश आगे बढ़ेगा। पब्लिक आज हमारे साथ जुड़ी हुई है और प्रशांत किशोर जी आप हमारे साथ आए, लंबी बहस हुई, अच्छी बहस हुई, हमें हर तरह के व्यूज, हर तरह के सवालों के जवाब दिए आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि जून के महीने में एक और बैठक होगी यहीं पर, और फिर इलेक्शन का एनालिसिस भी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।